दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, इस समय मेरी घड़ी में दोपहर बाद के 3 बजकर 35 मिनट हो रहे हैं। चुनाव परिणामों की चर्चा मैं आपके सामने करूंगा। इस चर्चा के दौरान मैं एक नहीं बल्कि 2 काम करूंगा। चुनाव परिणामों की व्याख्या तो की ही जाएगी, यह भी बताया जाएगा कि हमारे जैसे लोगों के अनुमान सही साबित क्यों नहीं हुए। साथ ही उसके बाद होने वाली राजनीति पर भी फोकस डाला जाएगा, क्योंकि मतदाताओं का आदेश आ चुका है। अब तो उसके बाद की राजनीति होने वाली है। इसकी झलक चुनावी मुहिम के दौरान ही कुछ-कुछ मिलने लगी थी। इस समय तक यानी 3:35 तक बिहार में नेश नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ यानी एनडीए जबरदस्त बहुमत प्राप्त कर चुका है। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव की पार्टी 22.68% वोट प्राप्त करके सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी बनी हुई है। उसे 2020 में इससे जरा से ही यानी कुल 23% वोट मिले थे, लेकिन इस बार उसकी सीटें पिछली बार के मुकाबले 40 कम हो गई हैं। भाजपा तेजस्वी से कम 20.81% वोट पाकर सबसे ज्यादा सीटें जीत रही है। जनता दल यूनाइटेड और भी कम यानी 18.96% वोट पाकर दूसरे नंबर की पार्टी दिख रही है। जाहिर है कि इस प्रतिशत में और सीटों की संख्या में अभी रात को 8-9 बजे तक थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है। बहरहाल रुझान यही रहेगा, एनडीए की सरकार बनेगी, जबरदस्त बहुमत के साथ बनेगी, ऐतिहासिक बहुमत के साथ बनेगी। जो भी हो दोस्तों, यह मानना गलत होगा कि बिहार की राजनीति यहां खत्म हो गई है, बल्कि राजनीति तो यहां से शुरू हो सकती है। थोड़ी देर पहले 1:22 पर जनता दल यूनाइटेड ने एक्स पर एक पोस्ट की थी। ये जनता दल यूनाइटेड की आधिकारिक पोस्ट थी। इस पोस्ट में पृष्ठभूमि में बिहार का नक्शा था और अग्रभूमि में नीतीश कुमार की हाथ जोड़े हुए तस्वीर थी। ऊपर लिखा था, न भूतो न भविष्यति, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। न भूतो न भविष्यति, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। एक्स पर की गई इस पोस्ट को 5,000 लोग भी नहीं देख पाए। बमुश्किल तमाम ये 1 घंटा रही कि अचानक नीतीश की पार्टी की तरफ से किया गया यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया। इसका क्या मतलब हो सकता है? साथ ही पटना में यह भी देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री आवास पर अर्धसैनिक बलों की जबरदस्त तैनाती कर दी गई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन अर्धसैनिक बलों की मर्जी के बिना या उन्हें जो लोग नियंत्रित कर रहे हैं, उनकी मर्जी के बिना कोई भातर बाहर भीतर नहीं जा सकता। दलील यह दी जा रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुनील सिंह ने कल नेपाल जैसे जैनजी वाले हालात लाने की धमकी दी थी। उसी के खिलाफ उसी के खिलाफ अंदेशे में यह कदम उठाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि यह तैनाती केवल मुख्यमंत्री आवास पर ही क्यों है? अगर जेनजी की तरफ से खतरा था तो वो तो पूरे पटना शहर में खतरा होगा। कल ही एक टीवी चैनल पर डिबेट के बाद जब मैंने एक अनौपचारिक टिप्पणी की कि नीतीश को तो पाले के दोनों तरफ के लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो एनडीए के एक घटक दल के प्रवक्ता ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा कि हम लोग उनकी नाकेबंदी कर देंगे, न कोई अंदर जा सकेगा न कोई बाहर आ सकेगा। तो मेरा कहना था कि भाई उन्हें जो करना होगा वो तो वो फोन पर ही कर लेंगे, अंदर बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? तो उनका जवाब था कि अरे फोन वोन क्या होता है। एनडीए की जीत मोटे तौर पर पक्की हो चुकी है दोस्तों, लेकिन अभी यह पक्का नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नीतीश ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन भाजपा उनके बाकायदा आगे है, बाकायदा 83 के मुकाबले 94 सीटों से। कहना ना होगा कि भाजपा के साथ लोजपा यानी चिराग पासवान की 20 सीटें भी होंगी, जबकि नीतीश के पक्ष में मांझी और कुशवाहा को मिलाकर केवल 9 सीटें ही होनी है। ये एनडीए के भीतर का समीकरण है। यानी नीतीश को एनडीए में लगातार दूसरी बार दूसरे नंबर पर रहना होगा। इस बार उनका मुख्यमंत्री बनना पिछली बार की तरह आसान नहीं लग रहा है। वो बन सकते हैं मुख्यमंत्री,
लेकिन उसमें कुछ किंतु परंतु है। क्या यही वह कारण तो नहीं है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री आवास पर नाकेबंदी की गई है? अगर वे मुख्यमंत्री बन भी गए, तो यह भी लगता है कि शुरू में ही बनेंगे, 6 महीने, साल भर बाद उन्हें भाजपा के लिए कुर्सी खाली करनी पड़ सकती है। गोदी चैनल के गोदी चैनल के पैनल पे बैठे हुए कई अनुभवी समीक्षक एनडीए के नेताओं से, प्रवक्ताओं से यही सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने की संभावना क्या है? हालांकि वहां से यही जवाब आ रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त एकता है, सब कुछ होगा। लेकिन भाजपा वाले यही कह रहे हैं कि हमारा आला कमान तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं। अब आइए दोस्तों चुनाव परिणामों पर। मैं इसकी समीक्षा 2 हिस्सों में करूंगा। पहले हिस्से में बताऊंगा कि यह खेल करने में चुनाव आयोग की भूमिका क्या है। स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने, आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि बिहार में एसआईआर के बाद कुल 7.42% वोटर हैं। 7.42 करोड़ वोटर हैं, मैं गलती कर रहा हूं। ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि बिहार में एसआईआर के बाद कुल मिलाकर 7.42 करोड़ वोटर हैं। सीधी सीधी बात यह है। लेकिन चुनाव में मतदान होने के बाद चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज बताती है कि दोनों चरणों में मिलाकर, 6 तारीख और 11 तारीख को जो मतदान हुआ, उन दोनों चरणों में मिलाकर 7,45,26,858 वोटरों ने मतदान किया। पहला आंकड़ा 7,42,00,000 वोटर का आंकड़ा भी चुनाव आयोग का है, और दूसरा आंकड़ा 7,45,26,858 वोटरों ने वोट डाला, ये आंकड़ा भी चुनाव आयोग की रिलीज का है, प्रेस रिलीज का है। कोई भी चाहे तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देख सकता है। क्या यह सवाल नहीं उठता कि एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 3 लाख वोटर कैसे बढ़ गए? इन रहस्यमय ढंग से बढ़े 3 लाख वोटरों ने किसे वोट दिया? दूसरा सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने कैसे और क्यों भारतीय जनता पार्टी को सारे देश से एक अनुमान के अनुसार करीब 50 लाख वोटर विशेष ट्रेनों और दूसरे साधनों से बिहार लाने दिए। 4 ट्रेनों का भंडाफोड़ तो कपिल सिब्बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो चुका है। 2 ट्रेनें करनाल से और 2 ट्रेनें गुरुग्राम से चली। हर एक में 1,500 हजार वोटर घोषित रूप से भाजपा के खर्चे पर बिहार भेजे गए। ये 6,000 वोटर तो हांडी के एक चावल की तरह हैं। भाजपा ने दरअसल सारे देश में प्रदेश से के बाहर रहने वाले बिहारियों पर एक वोटर के हिसाब से 4,000 रुपए औसतन खर्च किए। इस तरह लाखों वोटर लाए गए, उनसे वोट डलवाए गए, करोड़ों रुपए खर्च करके, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके मतदान प्रतिशत बढ़ा और एनडीए की अभूतपूर्व जीत हुई। अब तीसरा सवाल यह है कि एसआईआर के दौरान एक अनुमान के तहत एक निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर 5 से 6,000 वोट काटे गए। इनमें ज्यादातर मुसलमानों, यादवों और मल्लाहों के थे। इस कटौती में भाजपा के पन्ना प्रमुखों और एआरओ की मिलीजुली भूमिका समझी जा सकती है। चौथा सवाल यह है कि चुनावी आचार संहिता का खुला उल्लंघन करके एनडीए सरकार को लगातार महिला लाभार्थियों को किस्तें बांटने की इजाजत भी चुनाव आयोग ने दी। क्यों दी? न केवल 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में जाते रहे, बल्कि वृद्धा पेंशन भी खातों में भेजी जाती रही। यह पेंशन तो 11 के मतदान के एक दिन पहले तक भेजी गई। 11 के मतदान के एक दिन पहले तक भेजी गई। यानी चुनाव आयोग पूरी तरह से सुनिश्चित कर रहा था कि एनडीए अच्छी तरीके से चुनाव जीत जाए। हाँ, विपक्ष की यह कमी अवश्य रही कि वह इस तिकड़म की काट नहीं खोज पाया। मैंने अपनी पिछली कुछ चर्चाओं में इस तरह के हथकंडों के बारे में बताया था कि अगर इनकी काट नहीं की जा सकी तो बिहार में सत्ता परिवर्तन मुश्किल होगा, एंटी इनकम्बेंसी चाहे जितनी हो। बहरहाल दोस्तों, जो होना था वो हो चुका है। जहां तक बिहार में एनडीए द्वारा की जाने वाली वोटरों की गोलबंदी का सवाल है, उसने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों की याद दिला दी है, जितने एक तरफा वे नतीजे थे। 3/4 बहुमत, 403 की विधानसभा में भाजपा ने 325 सीटें जीती थी। उतने ही एक तरफा ये नतीजे हैं 2/3 बहुमत से भी ज्यादा।
उस चुनाव में भी यादव मुसलमान गठजोड़ को मतदाताओं ने 50 से कम सीटें देकर पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। इस चुनाव में भी तकरीबन ऐसा ही हुआ है और मुझे लगता है कि इस चुनाव में शायद यादव मुसलमान गठजोड़ की नुमाइंदगी करने वाले महागठबंधन को और राष्ट्रीय जनता दल को और भी कम सीटें प्राप्त होंगी। उस चुनाव में भाजपा ने एक गुप्त नारा दिया था, 3 जात के खिलाफ सब जात, यानी यादव मुसलमान जाटव के खिलाफ पूरे हिंदू समाज की गोलबंदी। ठीक से समझा जाए तो वह जीत ऊंची जातियों के साथ गैर यादव पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के गैर जाटव हिस्से को मिलाकर हुई थी। लगभग उसी तर्ज पर बिहार की यह जीत भी ऊंची जातियों के साथ गैर यादव पिछड़ों, अति पिछड़ों जिन्हें बिहार के संदर्भ में ईबीसी या पचपनिया कहा जाता है, और दलितों के गैर रविदासी हिस्से को मिलाकर हुई है। वह चुनाव भी हिंदू वोटों की राजनीतिक एकता को रेखांकित करता था। यह चुनाव भी कमोबेश उसी तरह का संदेश देता है। दोनों ही चुनावों में विपक्ष का यादव मुसलमान गठजोड़ समाज के दूसरे हिस्सों को अपने साथ जोड़ने में विफल रहा। अंतर केवल यह है कि वह जीत मुख्य तौर पर भाजपा की थी और यह जीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ की है। 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन नीतीश कुमार की पार्टी ने अपने प्रदर्शन में तकरीबन 2 गुना से ज्यादा सुधार करके दिखाया है। यह वार्ता करने तक नीतीश कुमार भाजपा से थोड़े पीछे थे, लेकिन भाजपा तेजी से आगे बढ़ रही थी। वैसे ईमानदारी की बात यह है कि इस चुनाव की कहानी के मुख्य पात्र नीतीश कुमार ही थे। अगर वे मुख्यमंत्री नहीं बने या केवल 6 महीने और साल भर के लिए बने, तो यह वास्तव में एक विडंबना होगी। जैसे जैसे चुनावी मुहिम आगे बढ़ी, वैसे वैसे यह साफ होता गया कि उनकी प्रतिष्ठा अभूतपूर्व रूप से कायम है। मतदान से पहले उनसे नाराजगी व्यक्त करने वाला वोटर ढूंढना भी मुश्किल था। कुर्मी कोयरी वोटर यानी लवकुश मतदाता, अति पिछड़ों और महिला वोटरों को आज भी सबसे ज्यादा भरोसा उन्हीं के ऊपर है। महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डालने वाली उनकी स्कीम ने भी अपना निशाना सटीकता से वेधा। एनडीए की जीत में मुख्य तौर पर 3 तरह के संदेह व्यक्त किए जा रहे थे। कागज पर तो एनडीए हमेशा से ही आगे था, लेकिन उसकी जीत में 3 तरह के संदेह थे। एक सवाल तो यह पूछा जा रहा था कि क्या गठजोड़ की एकता बदस्तूर है और विभिन्न घटक दलों के बीच वोटों के इधर से उधर जाने की प्रक्रिया पहले की ही तरह बिना किसी दिक्कत के संपन्न होगी। इस संदेह को 2 वजहों से हवा मिल रही थी। भाजपा का सर्वोच्च नेतृत्व यानी मोदी और शाह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने से लगातार परहेज कर रहा था। अभी तक, इस क्षण तक उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकारा नहीं है और यह समझा जा रहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान द्वारा 2020 के चुनाव में निभाई गई नीतीश विरोधी भूमिका का बदला नीतीश के जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर के नेता ले सकते हैं। दूसरा सवाल यह था कि क्या देश के सबसे ज्यादा युवा प्रदेश बिहार के 18 से 30 साल तक के मतदाता, जिनकी संख्या करीब 65% के आसपास आंकी जाती है, कहीं विपक्ष के 36 वर्षीय नेता तेजस्वी यादव को तो पसंद नहीं कर लेंगे। इन मतदाताओं ने 2020 के चुनाव में तेजस्वी को एक अच्छा खासा समर्थन दिया था। जो भी हो, चुनाव परिणामों ने साफ बता दिया है कि एनडीए ने एकताबद्ध होकर चुनाव लड़ा। उसके घटक दलों में वोटों का आपसी लेन-देन ठीक से हुआ। चिराग पासवान की पार्टी द्वारा निकाला गया अच्छा परिणाम इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण माना जा रहा है। साथ ही युवकों ने इस बार तेजस्वी की तरफ झुकने की बजाय एनडीए के सामाजिक गठजोड़ के हिस्से की तरह ही अपनी मतदान प्राथमिकताएं तय की। तीसरा संदेह यह था कि क्या अतिपिछड़ों का कम से कम एक हिस्सा इस बार महागठबंधन को तो पसंद नहीं कर लेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और आज की तारीख में भी नीतीश कुमार बिहार के 36% अति पिछड़ी आबादी के मुख्य नेता बने हुए हैं। महागठबंधन के लिए यह परिणाम बहुत जबरदस्त सदमे की तरह है, गहरे सदमे की तरह है। उसे अब अपनी राजनीति पर भिन्न तरह से सोचना होगा। इस गठजोड़ की मुख्य पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने 2015 के बाद से कोई चुनाव नहीं जीता है। इसने सबसे अच्छा प्रदर्शन 2020 में किया था। उस समय एनडीए में फूट पड़ी हुई थी। उल्लेखनीय है कि इस बार राहुल और तेजस्वी ने अति पिछड़े वोटों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की थी। इस बार नियोजित तरीके से अति पिछड़े वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की गई। 7 अति पिछड़े सम्मेलनों का आयोजन किया गया और मल्लाहों के नेता मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने की
घोषणा भी की गई। लेकिन इस रणनीति के सूत्रधार राहुल गांधी अपनी ही पार्टी में अति पिछड़ों को पर्याप्त टिकट दिलवाने में नाकाम रहे। चुनावी मुहिम और टिकट वितरण की रणनीति से उनकी लंबी गैरहाजिरी की चर्चा महागठबंधन के समर्थकों के बीच भी होती रही। संदेश स्पष्ट है कि केवल यादव मुसलमान गठजोड़ के दम पर बिहार की बाजी नहीं जीती जा सकती। अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ यानी एनडीए में एकता रहेगी, तो वो सामाजिक गठजोड़ के लिहाज से महागठबंधन के मुकाबले एक मजबूत और बड़ा गठजोड़ साबित होगा। दोस्तों, आज की सीधी बातचीत खत्म करने से पहले मैं आपके चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, उसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबर से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। अब मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।